नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे कैंसर मेटास्टेसिस का अध्ययन करने में सहायक भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा की गई नवीन खोज की। बताएंगे क्या है अपशिष्ट जल प्रबंधन के दौरान जैव ऊर्जा उत्पादन करने की नई तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। कैंसर अध्ययन में मददगार होगा कणों को कांच में बदलने से रोकने वाला तंत्र। चिकित्सा क्षेत्र में नया समाधान लाएगा जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया शोध। अपशिष्ट जल उपचार के दौरान जैव ऊर्जा उत्पादन की नई तकनीक विकसित। दोहरा लाभ प्रदान कर सकता है डीएसटी समर्थित शोध द्वारा विकसित यह समाधान। जम्मू के छात्र ने विकसित की भारत की पहली ओपन सोर्स ऑर्बिटल सैटेलाइट। विलक्षण प्रतिभा का धनी 16 साल का यह छात्र 5 विश्व रिकॉर्ड कर चुका है कायम। और आजादी के बाद से भारत को अग्रणी बनाने वाले 75 नवाचारों की यादगार। आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत देश के नायकों और उनके योगदान को किया जा रहा है नमन। और अब खबरें विस्तार से। एक ताजा शोध में भारतीय वैज्ञानिकों को पता चला है कि पदार्थों में मौजूद कणों को कांच में परिवर्तित होने से रोकने वाला तंत्र कैंसर मेटास्टेसिस के अध्ययन में सहायक हो सकता है। बेंगलुरु स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया यह शोध कार्य चिकित्सा जगत को एक नया समाधान उपलब्ध करा सकता है। हाल ही में फिजिकल रिव्यू लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। जब किसी द्रव को अत्यधिक ठंडा यानी सुपर कूल्ड किया जाता है तो उस तरल में मौजूद कणों की गति बहुत धीमी हो जाती है और एक निश्चित तापमान से नीचे जाते ही अणु पूरी तरह से गति करना बंद कर देते हैं और ग्लास यानी कांच में बदल जाते हैं। लेकिन कुछ खास दोषों या डिफेक्ट्स के चलते कुछ कृत्रिम सक्रिय पदार्थ भी उत्तक या बैक्टीरियल कॉलोनी की तरह कणों को गतिशील रख सकते हैं और कांच में नहीं बदलते। बेंगलुरु स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के शोधकर्ताओं प्रज्ञा अरोरा और प्रोफेसर राजेश गणपति तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने इन कणों की गतिशीलता पर अध्ययन करते हुए पाया कि कणों को सक्रिय रखने वाला यह तंत्र कैंसर मेटास्टेसिस यानी प्राथमिक ट्यूमर ग्रोथ से ट्यूमर कोशिकाओं के शरीर के दूसरे हिस्से में फैलने की प्रक्रिया का अध्ययन करने में मदद कर सकता है। So these are elongated particles. So when you pack them close enough, ये पार्टिकल थोड़े लंबे आकार के हैं और जब इनको निकट से पैक करते हैं तो कुछ जगह पर इनका अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है और इन क्षेत्रों को टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स कहा जाता है क्योंकि ये पार्टिकल की अलाइनमेंट की वजह से हैं। literally in the alignment of the particles. Now there were early studies which had shown that these defects are in fact पहले से हुए अध्ययन से पता चला कि इससे पार्टिकल गतिशील रहते हैं और सक्रिय पार्टिकल्स की तरह व्यवहार करते हैं। active matter, these defects themselves can move. Now when we looked at our वीडियो से ये भी पता चला कि इन टोपोलॉजिकल डिफेक्ट की वजह से शीशा रिलैक्स करता है और बहुत अधिक घनत्व के बावजूद सक्रिय रहता है, जो कि निष्क्रिय शीशा नहीं कर पाता। high densities, something that a passive glass would never be able to do. शोधकर्ताओं ने कृत्रिम सक्रिय पदार्थ प्रणाली की कांच गतिशीलता का अध्ययन किया। उन्होंने प्रयोग के लिए कंपन कणिकाओं की एक प्रणाली को चुना और 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित मिलीमीटर आकार के दीर्घवृत्तीय कणों का उपयोग किया, जिन्हें ऊर्ध्वाधर कंपन यानी वर्टिकल वाइब्रेशन द्वारा स्वचालित बनाया गया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि सक्रिय विस्तारित कणों के जमा होने से सुंदर भंवर बनते हैं। यही भंवर गतिशील कणों को ग्लास में परिवर्तित नहीं होने देते। फिजिकल रिव्यू लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार यह भंवर कणों की ओरिएंटेशन के समय आए दोष के कारण बने थे।
चूंकि इसी तरह के दोष मानव शरीर में असामान्य पूर्व कैंसर कोशिकाओं से रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह ये अध्ययन कैंसर कोशिकाओं की जांच के लिए एक नया समाधान उपलब्ध करा सकता है। These defects, motile defects, have many biological relevance or implications. इन टोपोलॉजिकल दोषों की कई जैविक प्रासंगिकता और अनुप्रयोग हैं। Biological defects form the cell extrusion. इन दोषों के स्थानों पर कोशिकाओं का एक्सट्रूशन होता है और अस्वस्थ कोशिकाओं को शरीर से निकाल दिया जाता है। The body through these plus half defects. These plus half defects mediate this, and these. ये प्रक्रिया शरीर में कोशिका घनत्व को भी नियंत्रित करती है, Which prevent the which regulate the cell density. यदि ये प्रक्रिया नहीं होती है तो इससे कैंसर मेटास्टेसिस हो सकता है और उन जगहों पर अस्वस्थ कोशिकाओं का संचय हो सकता है और इससे कैंसर का विकास हो सकता है। And lead to development of a tumor. भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा किया गया यह अध्ययन अपनी तरह का पहला अध्ययन है जो कैंसर जैसे रोग की शुरुआत और प्रसार का पता लगाने में सहायक हो सकता है। इस जांच से कैंसर के खिलाफ बेहतर चिकित्सीय रणनीति बनाने में मदद मिल सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके द्वारा अपशिष्ट जल उपचार के दौरान ऊर्जा पैदा की जा सकती है। इस तरह यह नई तकनीक जैव विद्युत उत्पादन और अपशिष्ट जल प्रबंधन का दोहरा लाभ दे सकती है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित शोध से विकसित यह नवाचार तेजी से शहरी जनसंख्या में बदल रहे भारत में जल और विद्युत प्रबंधन की समस्या को हल करने में सहायक हो सकता है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के चलते जहां ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, वहीं अपशिष्ट जल प्रबंधन भी एक बड़ी समस्या है। साथ ही इनसे पर्यावरणीय जोखिम भी बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिनमें नवीकरणीय और टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन तकनीकों का विकास भी शामिल है। इनमें से एक है ब्लू एनर्जी स्रोत यानी जैव ऊर्जा। अपशिष्ट जल और खाद्य उद्योग कचरे जैसे विभिन्न अपशिष्टों से उत्पन्न की जाने वाली इस ऊर्जा का पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग के शोधकर्ताओं ने एक जैव विद्युत रासायनिक उपकरण विकसित किया है। माइक्रोबियल ईंधन सेल नाम का यह उपकरण अपशिष्ट जल उपचार करने के साथ हरित ऊर्जा का उत्पादन करता है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त शोध के तहत विकसित ये तकनीक अपशिष्ट जल प्रबंधन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का दोहरा लाभ दे सकती है। मैं और मेरे छात्र मुकेश शर्मा इस परियोजना में शामिल हैं और यह अपशिष्ट जल से ऊर्जा का उत्पादन है। हमने एक जैव रासायनिक उपकरण विकसित किया है जिसे माइक्रोबियल फ्यूल सेल कहा जाता है। यह अपशिष्ट जल का उपचार करके ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, यानी यह अपशिष्ट जल उपचार और ऊर्जा उत्पादन दोनों है। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित माइक्रोबियल ईंधन सेल एक जैव विद्युत रासायनिक रिएक्टर प्रणाली है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी जीवित रहने वाले रोगाणुओं यानी एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा उत्प्रेरित कार्बनिक सबस्ट्रेट के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के दौरान प्राप्त इलेक्ट्रॉनों का उपयोग कर उन्हें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस उपकरण में एक एनारोबिक जैविक एनोड कक्ष, एक एरोबिक जैविक या अजैविक कैथोड कक्ष और एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन शामिल है। एनोडिक कक्ष में सक्रिय जैव उत्प्रेरक द्वारा अपशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का उत्पादन किया जाता है। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के माध्यम से प्रोटॉन्स को कैथोडिक कक्ष में लाया जाता है और बाहरी सर्किट द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का संचालन कर विद्युत सर्किट बनाया जाता है। कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑक्सीजन की मौजूदगी में प्रतिक्रिया करते हैं जो पानी में बदल जाता है।
शोधकर्ताओं ने प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन की लागत कम करने के लिए निर्माण में गन्ने के अपशिष्ट का इस्तेमाल किया है। Specialized membrane which is designed by our team. ये हमारी टीम द्वारा डिजाइन की गई विशेष मेम्ब्रेन है। इसकी खासियत ये है कि ये केवल प्रोटॉन्स को एनोड से कैथोड में जाने देती है। प्रोटॉन्स जो पदार्थ के एनारोबिक ऑक्सीकरण द्वारा बनते हैं, वो एनोड से कैथोड इसी मेम्ब्रेन द्वारा जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी सर्किट से प्रवाहित होते हैं। जैसा कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि करंट उत्पन्न हो रहा है। Clearly, the current is being produced. इस सफलता के बाद बड़े पैमाने पर एक पायलट संयंत्र विकसित करने पर काम किया जा रहा है। इस प्रौद्योगिकी विकास ने अपशिष्ट जल प्रबंधन के साथ एक उत्कृष्ट स्थायी ऊर्जा स्रोत प्रदान किया है, जिसका उपयोग नगरपालिकाओं और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में किया जा सकता है। जम्मू के 16 वर्षीय छात्र ओंकार सिंह बत्रा ने भारत की पहली ओपन सोर्स ऑर्बिटल सैटेलाइट विकसित की है। ओंकार विलक्षण प्रतिभा के धनी है और विज्ञान में अपनी रुचि के चलते इससे पहले भी कई अभिनव उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। उन्हें सैद्धांतिक विज्ञान पर पुस्तक लिखने और सबसे कम उम्र के वेब डेवलपर के तौर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सहित कई अन्य सम्मान दिए जा चुके हैं। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। ये हैं जम्मू निवासी ओंकार सिंह बत्रा। 16 वर्ष की कम उम्र में ही इस प्रतिभाशाली छात्र ने जम्मू कश्मीर सहित देश का नाम रोशन कर दिया है। कुछ महीने पहले ही ओंकार सिंह के नाम भारत की पहली ओपन सोर्स ऑर्बिटल सैटेलाइट विकसित करने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ये एक 1U क्यूबसैट है जिसे इनक्यूब नाम दिया गया है। ओंकार ने इस सैटेलाइट को उनके द्वारा स्थापित गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन पैराडॉक्स सोनिक स्पेस रिसर्च एजेंसी के बैनर तले विकसित किया है। This is the InCube, which is the first open source satellite of India. Today we have the prototype over there, which is very similar to what the actual satellite does. The size of the satellite is as small as something, a box, and you can hold it in your palm. So it's like one unit cube, like it's 10 by 10 by 10 centimeter small cube satellite. Just a 10 by 10 centimeter box that can really do plenty of things in space. So we are doing a new technology demonstration. ओंकार द्वारा विकसित की गई इनक्यूब ऑर्बिटर सैटेलाइट को इसी साल इसरो के PSLV द्वारा लॉन्च किए जाने की योजना है। उनकी प्रतिभा को देखते हुए स्थानीय सांसद और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और अंतरिक्ष विभाग मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अंतरिक्ष विभाग से उनका संपर्क बनाने में मदद कर रहे हैं। I visited the Department of Space New Delhi in September 2021, yeah, that is last year. So we discussed about the project. That time the project was in a very preliminary stage. Now the project is completed and we are awaiting its, launch, or what should I say, inauguration by the Minister of Space. But that time it was in a very preliminary stage and they were all very supportive. They were like, you can just make out the data, you make out the technicalities that send out to us and we will help it out for you. And they are literally supporting us, like offering us free launch, giving us, all those ISRO services. Like after the privatization of space, these things have grown up, and me as a student who don't have access to a lot of funds, so I think this was a great opportunity and we are totally supported by ISRO, and thank you ISRO for that. ओंकार का रुझान शुरू से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ रहा है। पिता को कंप्यूटर्स पर काम करता देख उनमें रुचि जागी। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए गिफ्ट में मिला लैपटॉप काफी था। ओंकार ने बहुत छोटी उम्र में ही व्हेन द टाइम स्टॉप्स शीर्षक से अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित कर दी, जिसके लिए उन्हें विश्व के सबसे युवा सैद्धांतिक लेखक का खिताब मिला। ओंकार ने 7 साल की उम्र में ही वेबसाइट डेवलप कर सबसे कम उम्र के वेब डेवलपर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। और उसके बाद 15 साल की उम्र तक आते आते ओंकार ने क्यूब सैटेलाइट का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। In 2020, I was just surfing internet and I got to know about CubeSats and that excited me a lot. And when I searched about it, on the second day I was like, I have to do something now. So I started this, I started searching stuffs. So it took me like 2 years just to research this, and this is the 3rd year actually, and we are prototyping things.
5 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके ओंकार बत्रा को साल 2020 में सैद्धांतिक विज्ञान और वेब विकास के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आजादी के 75वें वर्ष में देश नायकों और उपलब्धियों को याद कर रहा है जिन्होंने आज के भारत की नींव डाली थी। इसी कड़ी में हम 75 साल की इस यात्रा में ऐसे पथ प्रदर्शक नवाचारों, नीतियों और बदलावों को आप तक पहुंचा रहे हैं जो एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं। एक रिपोर्ट। अभी तक हमने आपको 2022 से साल 2017 तक के कुछ पथ प्रदर्शक नवाचारों और नीतियों से परिचित कराया। आगे बढ़ते हुए बात करें साल 2015 और 16 की, तो इस वर्ष एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए आइडियाज के इकोसिस्टम तंत्र को मजबूत करना है। इसके तहत सरकार नए उद्यमियों और नवाचारों को स्थापित करने में वित्तीय सहायता, नेटवर्किंग के अवसर, काम करने की आसानी और करों में छूट जैसे लाभ दे रही है। स्टार्टअप नवीन विचार, प्रौद्योगिकी, नवाचारों के व्यावसायीकरण का आधार है, जिससे नए रोजगार उत्पन्न होने के साथ साथ आर्थिक विकास में मदद मिलती है। एक महत्वपूर्ण क्रांति के तौर पर भारत सरकार ने साल 2015 में डिजिटल इंडिया मुहिम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर सरकारी विभागों और सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। इस मुहिम ने खासकर ग्रामीण भारत में जन सेवाओं को त्वरित, सुलभ और पारदर्शी बना दिया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र उच्च गति के इंटरनेट से जुड़ गए हैं। इस पहल से सेवा उपभोक्ता और सेवा प्रदाता दोनों पक्षों को लाभ पहुंचा है। साल 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तौर पर स्किल इंडिया मुहिम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 10वीं या 12वीं पास या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार पाने लायक बनाया जा रहा है। इसमें युवाओं को विभिन्न ट्रेड में मुफ्त तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे प्रशिक्षण केंद्र देश भर में खोले गए हैं, जहां अभ्यर्थी पंजीकरण करा सकते हैं। 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत की गई। उद्देश्य था नेशनल नॉलेज नेटवर्क को आधार बनाकर देश में अनुसंधान क्षमता और कौशल को बढ़ावा देने के लिए उन्हें जोड़कर सुपर कंप्यूटिंग सुविधाओं का एक ग्रिड बनाना। इसी कड़ी में NSM देश भर के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में सुपर कंप्यूटिंग सुविधाओं का एक ग्रिड स्थापित कर रहा है। यह मिशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसका कार्यान्वयन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा किया जा रहा है। NSM के तहत पूरे देश में अब तक 24 पेटाफ्लॉप की कुल गणना क्षमता के 15 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। एक पायलट सिस्टम में रुद्र नाम के स्वदेशी रूप से विकसित सर्वर प्लेटफॉर्म का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें त्रिनेत्र नामक इंटरनोड संचार के लिए एक इंटरकनेक्ट भी विकसित किया गया है। साल 2014 की बात करें तो इस साल भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने भारतीय उद्योग के लिए एक नई राह खोल दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश को निवेश, निर्माण, संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदलना था। निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित इस कार्यक्रम ने छोटे से लेकर बड़े उद्योगों तक उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है। साल 2013 में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भारत ने अपना स्वदेशी विमान वाहक पोत तैयार कर लिया। कोचीन शिपयार्ड कंपनी द्वारा तैयार इस अत्याधुनिक युद्धपोत को हाल ही में भारतीय नेवी के बेड़े में शामिल किया गया है। ये पोत लड़ाकू विमान MiG-29K, कामोव 31 हेलीकॉप्टर, MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर को संचालित करेगा।
इस पोत में 2300 से ज्यादा कंपार्टमेंट हैं और 1700 लोगों का दल इसमें यात्रा कर सकता है। साल 2013 में एसएनटी आधारित नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए देश की चौथी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति में इनोवेशन को जोड़ा गया। ये नीति निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के द्वारा जन साधारण के लिए त्वरित, टिकाऊ और समावेशी विकास की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, सतत और अधिक समावेशी विकास के लिए एसआईटी के सभी लाभों को लाना है। यह नीति विविध हितधारकों के बीच भागीदारी का लाभ उठाकर और उद्यमों को नवाचारों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित और सुविधा प्रदान करके नवीन क्षमताओं के पनपने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को ट्रिगर करने का प्रयास करती है। 5 नवंबर 2013 को अपने महत्वाकांक्षी मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च कर इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया मंगलयान 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंच गया। इसके साथ ही भारत अपने प्रथम प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इससे पहले सोवियत, रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मंगल तक यान भेजने में सफल रहे हैं। खास बात यह है कि यह अब तक का सबसे सस्ता मंगलयान मिशन था। यह नवाचार देश में तेजी से स्थापित और विकसित हो रहे इनोवेशन इकोसिस्टम को उजागर करते हैं। अगले अंक में हम आपको कुछ और पथ प्रदर्शक नवाचारों से अवगत कराएंगे। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। हाल ही में लॉन्च किए गए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जर्मन रिसर्च फाउंडेशन DFG के बीच अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समूह प्रस्तावों को बढ़ावा देने के तहत एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S चंद्रशेखर ने कहा कि भारत और जर्मनी को वैज्ञानिक महत्व के क्षेत्रों को संयोजित करने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में सतत ऊर्जा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जैव आधारित अर्थव्यवस्था, खाद्य एवं कृषि प्रौद्योगिकी, किफायती स्वास्थ्य देखभाल, AI तथा मशीन लर्निंग आदि शामिल हैं। कार्यक्रम में DFG के अध्यक्ष प्रोफेसर काटजा बेकर ने कहा कि भारत जर्मनी साझेदारियां वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से मजबूत अनुसंधान सहयोग तैयार करेंगी। ये कार्यक्रम न केवल एक बड़े उद्देश्य को अर्जित करेगा बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच इस प्रकार से प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण भी करेगा जो भविष्य के अन्य वैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के शोधकर्ताओं ने नैनो स्केल पर मिश्र धातुओं का एक डिजाइन मानचित्र विकसित करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग किया है, जो धातुओं के ऐसे जोड़े के मिलान की भविष्यवाणी करने में सहायक हो सकता है जो द्विधात्वीय नैनो मिश्र धातु बना सकते हैं। इन नैनो मिश्र धातुओं को कोर शेल नैनो क्लस्टर मिश्र धातु भी कहा जाता है। इसमें एक धातु कोर बनाती है और दूसरी सतह पर एक खोल के रूप में रहती है। यह अध्ययन इस सामग्री के लिए एक नवीन खोज कही जा सकती है जिसका बायोमेडिसिन व अन्य क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में नैनो क्लस्टर मिश्र धातुओं में कोर शेल संरचनाएं बनती हैं, कौन सी धातु कोर बनाती है और कौन सी सतह पर शेल के रूप में रहती है। आवर्त सारणी में विभिन्न श्रेणियों की 95 धातुएं हैं जो संभावित रूप से 4465 जोड़े बना सकती हैं। ये निर्धारित करना प्रयोगात्मक रूप से असंभव है कि वे नैनो क्लस्टर मिश्र धातु बनाने में कैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन कंप्यूटर की मशीन लर्निंग के जरिए इन जोड़ियों के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है।
दुनिया के सबसे शक्तिशाली शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची के मुताबिक हेवलेट पैकार्ड इंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर का उपयोग करके बनाया गया उन्नत माइक्रो डिवाइसेस प्रोसेसर से लैस सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। साल 2020 में इस स्थान पर रिकेन और फुजित्सु लिमिटेड द्वारा विकसित फुगाकू सुपर कंप्यूटर का कब्जा था। फ्रंटियर को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया है। यह सुपर कंप्यूटर 1.1 एक्साफ्लॉप के लिनमार्क बेंचमार्क स्कोर तक पहुंच गया है, जिससे ये एक्सा स्केल स्पीड बैरियर को तोड़ने वाला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बन गया है। जबकि जापान के कोबे में रिकेन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस में स्थापित फुगाकू का लिनमार्क बेंचमार्क स्कोर 442 पेटाफ्लॉप है। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार A50 सेक्टर 62 नोएडा 201309 उत्तर प्रदेश। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।